बच्चों आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है किसी ना किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए विराम चिन्ह का जो अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जहां कुछ रुकना हो या कहीं ना कहीं ठहराव हो। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर विराम चिन्ह आप गलत लगा देते हैं तो पूरे ही वाक्य का मतलब बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। समझ में आई? तो आज हम बात करेंगे किसकी? विराम चिन्ह की। देखिए विराम चिन्ह का मतलब क्या है, परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए जो विराम चिन्ह है, एक कामता प्रसाद गुरुजी हैं, उन्होंने चिन्हों को दिया है 20। उन्होंने 20 चिन्ह बताए हैं कि हिंदी भाषा में जो व्याकरण है उसमें 20 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन आपकी छोटी क्लासें हैं तो आपको 20 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बताए आपको 20 के 20 जाएंगे, लेकिन आपको 10 से 12 पढ़ने हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके आपको सारा का सारा हम विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे। आपको ध्यान से समझना है। कोई भी बच्चा, मैं सबसे ही बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए सबको ध्यान से समझना है। सबको समझ में आ गया? तो देखिए पहला है अल्प विराम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोमा। क्या कहते हैं? अल्प विराम को हम कहते हैं कोमा। इसका मतलब क्या होता है? जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े। यानी जब हम वाक्य लिखते हैं कहीं ना कहीं हमें जहां थोड़ा रुकना होता है वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। देखिए एक बार हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे राम, देखिए अब मैंने लगा दिया अल्प विराम, फिर सीता, फिर कोमा लगा दिया। लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखिए वाक्य में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा रुकना पड़ा है। जैसे मैंने कहा राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। यानी जहां हमें थोड़ा रुकना होता है वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, यानी कोमा का प्रयोग करते हैं। सबको समझ में आ गया अल्प विराम? दूसरा बात करते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम को इंग्लिश में हम कहते हैं सेमी कोलन। इसका चिन्ह ये होता है, देख लीजिए चिन्ह को भी, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा हमें ज्यादा रुकना पड़े। यानी अल्प विराम में तो हम कम रुकते हैं, लेकिन अर्ध विराम में हमें अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़े या अधिक रुकना पड़े, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े। कैसे? अभी हम उसके माध्यम जानेंगे। जैसे सूर्यास्त हो गया, फिर हम रुके, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली मां ने ले लिया। तो देखिए हम थोड़ा सा कम रुके, लेकिन यहां हम थोड़े ज्यादा रुक गए। तो जब हम अल्प विराम से ज्यादा रुकते हैं उसको हम कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं? अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, देख लीजिए। ठीक है, अब हम तीसरा बात करते हैं पूर्ण विराम। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने अधिकतर देखा है आप लोग गलती करते हो, कुछ बच्चे गलती करते हैं। देखिए पूर्ण विराम को हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। इसका चिन्ह ये होता है, ये वाला। ये कब लगाते हैं? जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है। जब हमारा वाक्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उस कंडीशन में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये हर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, कुछ वाक्य को छोड़ के। वो बताएंगे कौन कौन से वाक्य हैं वो। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम खाना खाता है, तो अब हमारा काम क्या हो गया? खत्म हो गया, सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, वाक्य हमारा बिल्कुल समाप्त हो गया। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का, जिसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, अगला है हमारा उपविराम। देखिए उपविराम को इंग्लिश में हम कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं? कोलन। देखिए इसका ये साइन होता है, दो बिंदी सी होती है। एक बार ऊपर लिख देता हूं मैं, सब लोग देख लेना। इस तरीके से होती है दो बिंदी सी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? उपविराम का मतलब होता है जब किसी कथन को अलग दिखाना होता है। अलग दिखाने का मतलब है कि हमें वाक्य में तो हम लिखेंगे उसको, हमने वाक्य में तो लिख दिया वो, लेकिन हमें वो एक शब्द ऐसा होगा जो हमें बिल्कुल अलग दिखाना होगा वाक्य में। कैसे? उदाहरण से जानते हैं। देखिए जैसे लिखा है, जैसे प्रदूषण, बिल्कुल अलग हो गया शब्द। ये प्रदूषण एक अभिशाप है। यानी देखिए इसमें अगर हम बात करें एक अभिशाप है, ये पूरा वाक्य अलग दिखा दिया हमने। तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रदूषण, फिर हमने क्या लगा दिया? ये उपविराम, फिर एक अभिशाप है। तो हमने बिल्कुल इसको अलग दिखा दिया।
ठीक है ना, हमने इस कथन को बिल्कुल अलग दिखा दिया। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी क्लासों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। देखिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जब किसी वाक्य में हर्ष, खुशी, जब भी खुशी की बात की जाएगी, अचानक, आश्चर्य, तो उन कंडीशन में हम विस्मय बोधक का चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह कैसा होता है? हमारा ये वाला चिन्ह होता है। जहां हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का प्रयोग हो, वहां हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं जिनके बाद ही तुरंत ये लगता है। कौन कौन से शब्द है उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य बनाता हूं, मैंने कहा, इनमें से कोई शब्द ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा हाय, हम बोलते हैं ना एकदम हाय, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो ये शब्द ऐसे, इनके तुरंत बाद हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न चिन्ह, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चिन्ह है ये। देखिए इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कभी भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? किसी वाक्य में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या जवाब पूछा जाता है, उस कंडीशन में हम इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। कहां करते हैं? वाक्य के अंत में, यानी वाक्य के लास्ट में, जहां वाक्य खत्म होता है। जैसे मैंने कहा, चलो उदाहरण जान लेते हैं एक बार। जैसे वह क्या लिख रहा है, तो इसके बाद में हमने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया, ये वाला। तो इसका मतलब ही होता है हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने कहा तुम कल कहां गए थे, तो इसमें भी क्या हुआ? क्वेश्चन पूछा गया कि तुम कल कहां गए थे। और प्रश्न चिन्ह का जो प्रयोग है वो हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है ना। अभी हमने कितने पढ़े? 1 2 3 4 5 6, और बाकी चिन्ह अभी हम दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा भर गया है। अभी हम दोबारा पढ़ते हैं। देखो अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था 6 नंबर तक हमने पढ़े थे, 6 चिन्हों का हमने अध्ययन किया था। अब जो है हमारा 7वां चिन्ह, इसको कहते हैं कोष्टक। देखिए कोष्टक का बहुत ज्यादा महत्व है। आपका ये हिंदी में भी काम करता है और आपका गणित में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मिडिला ब्रैकेट, मिडिला कोष्टक, इसको बोलते हैं हम बड़ा कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको? बड़ा कोष्टक। ध्यान से सुनेंगे सही बच्चे, ठीक है? सबसे पूछूंगा मैं, इसलिए ध्यान से समझना आपको। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? कोष्टक का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्य को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। कैसे करते हैं? एग्जांपल देखते हैं। जैसे विश्वामित्र ब्रैकेट में क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, जैसे उन्होंने कहा था, तो हम उसको हम किस में कर देंगे? ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 8वां है हमारा योजक चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं? जब हम दो शब्दों के बीच में, जब दो शब्द होते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि विलोम शब्द। जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बेटा बातें ना करो। जो शब्द हमारे विलोम शब्द होते हैं उनमें भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बार देख लेते हैं कहां प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। सुख दुख, तो इनके बीच में लगा देंगे। सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, तन मन धन, तो इनके हम मध्य में लगा देंगे। अब बात करेंगे किसका? अवतरण चिन्ह का। किसका करेंगे? अवतरण या उदाहरण चिन्ह। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। देखिए इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहां किया जाता है? जब कि कोई व्यक्ति कोई कथन कहता है, उसको हम सेम तरीके से जब हम लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमाज, ठीक है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा, पराधीन सपने हूं सुख नाही। तो जब कोई भी व्यक्ति जो बात कहता है उसको हम सेम तरीके से जो लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। और जो वो कहता है, कोई भी कुछ कहता है, उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में, ये जो ये हमारे ये इन्वर्टेड कोमाज शुरू हुआ, लास्ट में इन्वर्टेड कोमाज
बंद हुआ। तो ये जो हमारे जो कहावत होती है या फिर जो सत्य कथन कहे जाते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं। इसको हम कहते हैं अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, और इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा। अब बात करते हैं 10वां लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह एक बिंदी सी होती है, थोड़ा गोल सा। देखिए किसी भी नाम को, किसी भी शब्द को बड़ा ना लिख करके छोटे रूप में लिखने के प्रयोग में जो हम करते हैं उस जीरो का, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर, हम डॉक्टर, देखिए अगर हम डॉक्टर लिखेंगे तो डॉक्टर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते ना डॉक्टर। लेकिन हम इसको मिटा देंगे, यानी इतना बड़ा ना लिख करके हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। इसी को हम कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह, यानी बड़ा ना लिख करके हम किसी शब्द को छोटा लिख देंगे। जैसे आपको बता देते हैं एक बार, बड़े शब्द को छोटे में लिखना, तो हम उसमें उसका प्रयोग करते हैं लाघव चिन्ह का। जैसे पंडित, हम पंडित पूरा ना लिख करके एक शब्द लिख देंगे और एक छोटी सी बिंदी बना देंगे, तो इसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। अगला है 11वां है विवरण चिन्ह। देखिए विवरण चिन्ह ये वाला होता है, और इसको बताते हैं कहां लगाएगा। वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, तो जो हम किसी चीज का विवरण देते हैं, कौन कौन से फायदे हैं वो हम यहां लिख देंगे कि आम बहुत मीठा होता है, आम फलों का राजा होता है। तो हम जब किसी का पूरा विवरण देते हैं तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब है हमारा 12वां रेखांकन चिन्ह। देखिए रेखांकन चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, रेखांकित करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा राम बाजार जाता है, तो इसमें राम के नीचे एक लाइन खींच दी, इसको कहेंगे रेखांकित। मान लीजिए हमने इसमें पूछा कि राम जो है ये संज्ञा है सर्वनाम है, क्या है? तो रेखांकित शब्द में क्या है? संज्ञा है सर्वनाम है। तो उस कंडीशन में हम जब किसी को रेखांकित कर देते हैं उसको हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 13वां है पदलोपन या लोप चिन्ह। कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप, यानी इस तरह का चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। देखिए जब कुछ चीज हमें छोड़नी होती है तो हम उसको लोप कर देते। राम ने मोहन को गाली दी, तो डॉट डॉट डॉट, क्या गाली दी? हमने डॉट 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 कर दिया, उससे आदमी समझ जाएगा कि इस आदमी ने हमें गाली दी। तो हम लोप चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगला है 14वां है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। देखिए पुनरुक्त सूचक चिन्ह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने देखा होगा जब हम कुछ चीज लिखते हैं, किसी चीज के दोहराव को रोकने के लिए, यानी बार बार एक ही चीज को लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं? देखा होगा आपने, 2 डंडे काट देते हैं हम। जैसे अभी एग्जांपल से समझेंगे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, मान लो संज्ञा हमने पढ़ाया आपको, हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर लिखा भाववाचक संज्ञा। तो हम संज्ञा ना लिख करके हम संज्ञा के नीचे क्या लगा देंगे? डॉट डॉट लगा देंगे, यानी 2 ऐसे लगा देंगे। इसी को हम कहते हैं पुनरुक्त चिन्ह। आपने देखा होगा कोई चीज को बार बार ना लिख करके हम उसी चीज को क्या कर देंगे? 2 लाइन ही कह देंगे, उसको कहेंगे पुनरुक्त सूचक चिन्ह। अगला हमारा विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चिन्ह को हम कहां प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का नाम है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। देखिए जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और हम बाई मिस्टेक हम कुछ भूल जाते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसा करते हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए राम, हम भूल गए कुछ लिखना, राम जाएगा, लेकिन मान लीजिए हमें लिखना है राम बाजार जाएगा, तो उस कंडीशन में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर लिख देंगे राम बाजार जाएगा। एक और ले लेते हैं, ऊपर देखिए यहां, अगर मान लीजिए मैंने कहा वह लड़का है, और मान लीजिए आप भूल गए हो कि यहां लिखना है वह अच्छा लड़का है, तो हम क्या करेंगे? ये चिन्ह लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे अच्छा। तो जब हम कोई चीज त्रुटि पूर्वक भूल जाते हैं उसको लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज के बाद सभी लोग आप इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए लिखते लिखते कुछ भूल जाते हैं तो आप ऐसे ही लिख देते हो, लेकिन अब क्या करोगे? आप त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करोगे। समझ में आ गया सबको? सब समझ गए? तो मैं भी आपसे एक एक करके सही बच्चों से पूछूंगा कि कौन कौन से चिन्ह को क्या क्या कहते हैं। सबको समझ में आ गया?